नमस्कार साथियों। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उस पर हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो डीपीएसपी किया था और मूल कर्तव्य किए थे। उस पर हमने सवालों को भी देखा था और उसके बाद हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर भी कुछ मुख्य पॉइंट्स देखे थे जो यूपी पीसीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति पर हम पहले भी एक बार ओवरव्यू लेक्चर देख चुके हैं। तो आज सवाल देखते हैं कैसे यूपी पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। इसका जो निर्वाचन मंडल है कौन कौन शामिल है, तो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, ये किसके तहत आए थे, ये 70वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये देखना पड़ेगा जो कारण है वो कथन का समर्थन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, कथन का समर्थन करता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि निर्वाचित जो सदस्य हैं वो ऊपर ही ऊपर वोट डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो सीधा प्रत्यक्ष रूप से चुनते नहीं राष्ट्रपति को, हम तो केवल अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये कारण जो है कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो सेंटेंस है वो सी आंसर इसका हो जाएगा। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ओके, आगे चलते। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ये तो गलत है, अप्रत्यक्ष किया जाता है। खुला बैलेट, ये भी नहीं है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ये सही है। और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ये भी सही है। लेकिन ज्यादा सही सेंटेंस वैसे ये है बी। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इसका पूरा नाम ही यही होता है, आनुपातिक एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। तो वैसे मेरे अनुसार इसका आंसर बी और सी दोनों दिया जाना चाहिए। आई थिंक दोनों भी होगा सीरीज पर। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो मैंने जैसे बताया था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली प्लस पुडुचेरी। तो देखिए, देखते हैं दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, हाँ ये सही है। विधान मंडलों के दोनों सदनों के, दोनों सदन नहीं होते, केवल विधानसभा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दो नंबर कट कट गया। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। और दिल्ली तथा पुडुचेरी, ये भी सही है। एक, तीन और चार शामिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें दिया है कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, संघीय कार्यपालिका का, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये सही है, आर्टिकल 53 में दिया हुआ है। और समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, ये आर्टिकल 77 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये सेंटेंस ही देखिए कितना निगेटिव टाइप का है। अगर सीमा नहीं होती तो महाभियोग हम कैसे लगा लेते, सीमा है तभी तो महाभियोग लगाएंगे। क्योंकि संविधान का अगर अतिक्रमण करेंगे राष्ट्रपति जी तो महाभियोग का उन पर संसद में बिल लाया जाएगा। तो एक सीमा बनाता है, तो केवल इसका ए सही है, आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, उनके सचिव होते हैं, उनके अंडर में राज्यपाल, मतलब बहुत सारे मंत्रियों के माध्यम से जो उनके सचिव होते हैं वो सब कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो सीधे काम करते हैं या अपने अधीनस्थों के अधिकारियों के माध्यम से काम करते हैं। जैसे भारत केंद्र सरकार में जो फील्ड कर्मचारी काम करते हैं वो राष्ट्रपति, जो ए ग्रेड बी ग्रेड के होते हैं वो राष्ट्रपति उनका उनकी नियुक्ति करते हैं, और राज्य में राज्यपाल करते हैं। ठीक है ना, तो अपने अधीनस्थों या सीधे तरीके से वो काम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, ये सब निर्वाचित लोग हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो 17वां संशोधन है ये मैंने आपको बताया था, दिल्ली और पुडुचेरी के जो लोग हैं वो शामिल हो सके निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के। तो दिल्ली और पुडुचेरी के ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो सम्मिलित होंगे।
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे, राज्य विधान परिषद की कोई भी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो वो शामिल नहीं होते। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं जरूर पढ़ लिया करिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है कि सही पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये देखिए, चलाया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 61 प्रक्रिया दी हुई है महाभियोग चलाने की पूरी। राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किसमें दी हुई है? 61 में दी हुई है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया 61 में दी हुई है। तो आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? सत्ताधारी राजनीतिक दल ये कुछ नहीं काम करते, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते, न्यायालय में कुछ नहीं हो सकता। महाभियोग केवल एक ही वजह है, महाभियोग। इम्पीचमेंट आप केवल राष्ट्रपति का कर सकते, और कोई दूसरी चीज नहीं है जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके। इम्पीचमेंट का जो बिल है वो आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में ये चालू किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों। ठीक है, कहीं से भी बिल आप ला सकते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? वही सवाल बार बार देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना? देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जो जितने भी बड़े बड़े पद हैं इनको कम से कम 14 दिन पूर्व बताना पड़ेगा कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, और ऐसे इन बातों पर ये सिद्ध होता है, इसलिए आपके खिलाफ बिल लाया जा रहा है। तो कम से कम 14 दिन पूर्व ये बात उनके सामने रखी जाए ताकि राष्ट्रपति अपनी बात रख सकें उस पर। ठीक है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। मैंने बताया था उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऐसा एक बार हो चुका है। और ये भी नहीं है तो कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो संभाल लेंगे। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो मैंने अभी आपको बताया ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का उपराष्ट्रपति, इस पर सवाल देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति क्या है? ये द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के बाद द्वितीय नागरिक कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति वास्तव में पद से रिलेटेड कोई काम नहीं करते। वो जब भी काम करते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा के सभापति, क्योंकि उसके पदेन सदस्य होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। तो उसके काम के रूप में देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये सत्य है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव फिर हमें करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेंटेंस थोड़ा सा देखें तो पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं है, ये वाला भी सही है। और राष्ट्रपति का पद त्याग हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो ये भी सेंटेंस सही लगा। तो यहाँ पे चारों आपके सही हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति, देखिए पहली बात तो सभापति होता है वो। ठीक है ना, तो राज्यसभा में अगर बहुमत सिद्ध हो जाए और लोकसभा का उसको समर्थन मिल जाए तो उनको हटाया जा सकता है। तो राज्य परिषद, ये देखिए यहाँ राज्य परिषद दिया, ये पुराना नाम है स्टेट काउंसिल। इसी को हम राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को
हटाने के लिए संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। कहाँ पर? केवल राज्यसभा में। ठीक है, अनुमोदन चाहना होता है केवल लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा अगर लोकसभा अनुमति दे दे तो केवल राज्यसभा के ही, क्योंकि सभापति हैं तो यही केवल बिल ला सकते हैं। ऐसा तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाहक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य होते हैं। राज्यसभा और राज्य विधानसभा ये नहीं होते। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए आप लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया जा रहा है तो ये लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी टोटल सदस्य होंगे मनोनीत निर्वाचित सब वोट डालेंगे। तो यही जो राज्यसभा के इम्पीचमेंट का जो मंडल है यही उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। ठीक है, तो इसमें लोकसभा उपराष्ट्रपति में आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, निर्वाचित हो या मनोनीत हो। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ठीक है, ये लोकसभा के सांसद और विधानसभा के, ये गलत, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। सीधे चुनाव मतलब ये लोग सीधे चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। होता तो अप्रत्यक्ष ये भी है, लेकिन ये लोग चुनते हैं सीधे। बस सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे सवाल में। आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। वही वाली बात, गिनती के जो सवाल हैं वही, उसी में से ऊपर नीचे थोड़ा भाषा चेंज कर दी जाती है। ठीक है, तो इधर देखते हैं लोकसभा के सदस्य बिल्कुल होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है ये उपराष्ट्रपति में, और विधान परिषदों में भी कोई मतलब नहीं। तो 1 और 2 जिसका ए सेंटेंस हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भारत के राष्ट्रपति का पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में आपने देखा कि सवाल जो है ना वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ सिंगल टाइप के सवाल रहते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देखना है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बता दिए और सवालों को बता दिए। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर, और आपको इस पर क्लियरिटी रखनी है। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।